नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। इस सप्ताह भी जो बड़ी खबर बनी हुई है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ, जो लड़ाई हुई, वही बनी हुई हैं। और इसमें दो मुद्दे जो राजनीति का कारण बने हैं। एक तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को जिस तरह से पेश किया कि उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही सूचना दे दी थी और इससे भारत के विमानों का नुकसान हुआ, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। और दूसरी बात सरकार की तरफ से हुई कि जो सरकार ने भी अलग अलग देशों में डेलीगेशन भेजे हैं भारत का पक्ष रखने के लिए, उसमें भी उन लोगों को चुना गया जिनकी सिफारिश कांग्रेस ने नहीं की थी, सिर्फ एक नाम चुना गया। शशि थरूर को चुना जाने से भी राजनीति तेज हो गई है कि क्या वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। तो इस पूरी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल। आदेश लंबे समय से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, उस पर पैनी नजर रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदेश आपका। तो आदेश, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि राहुल गांधी जयशंकर को निशाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब से पहलगाम हमला हुआ, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि अपने जो नेता थे उनको डांटा कि CWC का जो रेजोल्यूशन है उसी पर बने रहे, उससे बाहर ना जाए। और जो गलतियां कांग्रेस ने 2016 में की थी या 2019 में बालाकोट के बाद की थी, वो कांग्रेस इस बार दोहराना नहीं चाहती थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब राहुल गांधी फिर राजनीति कर रहे हैं कि जयशंकर ने कह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था, जो कि ऐसी बात जयशंकर ने कही नहीं है। मिलिंद जी, इसकी शुरुआत हम करते हैं कि जब ये हमला हुआ और उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा था कि किस तरीके से एक्शन लेंगे, कैसे उसका बदला लिया जाएगा, कैसे पाकिस्तान पे अटैक होगा। तो इन्होंने उस स्टार्टिंग में ही वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी फैसला लेगी, बल्कि यहाँ तक कह दिया रेवंत रेड्डी ने कि ये समय है कि आप POK को वापस ले आओ। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है और कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि देश के मुद्दे पे और ऐसे जब आतंकवादी घटना होगी तो इस बार कोई गलती ना हो, इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटेजी बनाई। तो बीच में एक दो स्टेटमेंट्स आए जो पार्टी लाइन के खिलाफ थे, तो बीच में फिर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया कि कोई भी ऐसी बात ना कही जाए जिससे पार्टी का नुकसान हो या जो पार्टी लाइन से अलग हो। लेकिन फिर भी स्टेटमेंट आए तो वेणुगोपाल ने एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर को प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। ये मैंने पहली बार देखा कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश हुई कि प्रियंका गांधी ने कहा कि नहीं, इसको सबको मानना होगा, सब बाध्य हैं इसके लिए, और हम नहीं चाहते कि इस वक्त में कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा स्टैंड ले, कोई ऐसा बयान दे जो आप सरकार विरोधी नजर आए कि आप सेना के खिलाफ हैं। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन जब जिस दिन ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया एक ट्वीट करके, और उसके बाद उनके जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने एक डिटेल ट्वीट किया, ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, NSA डोवल और विदेश मंत्री जयशंकर, ये सब लोग हमारे टच में थे और लीडरशिप पाकिस्तान की। तो तब कांग्रेस पार्टी पहली बार अटैकिंग मोड में आई और उन्होंने शुरुआत की, इंदिरा गांधी से कंपैरिजन किया प्रधानमंत्री मोदी का, और ये कहा कि एक तरफ आयरन लेडी थी और एक तरफ सायरन मैन है। यहां से इसकी चर्चा शुरू हुई। अब जब ऑपरेशन सिंदूर लगभग समाप्त हो चुका है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी इसकी बात नहीं हुई है, अभी तक यही कहा गया है कि नहीं, ये जारी है। तो राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन दी गई और उनके पास ये जानकारी है, जैसा मैंने चेक किया था, कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है। तो जयशंकर का उन्होंने वो स्टेटमेंट उठाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने उनको ये कहा था कि हम मिल जहां पे आपके आतंकी छुपे हुए हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो राहुल गांधी का ये मानना है इसमें, जो मैंने समझने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से हमारी सेना का नुकसान हुआ है। ये एक सिंपल लाइन ये है कि ऐसा क्यों किया जयशंकर ने कि पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, और उसके ऊपर कोई खंडन नहीं आया है, स्पष्टीकरण आया है, आप उसको खारिज कर दीजिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने हमारी सेना पे हमला किया, जबकि सरकार ने यह कहा था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे ही टारगेट करेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ राहुल गांधी जो है इस बात को लेके वो बार बार इसको पुश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब ये था पहला सवाल कि जयशंकर की जो बात आप कर रहे थे, दूसरा सवाल था कि सेकंड सवाल में उन्होंने ये कहा कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं जयशंकर की गलती से। इसलिए मैंने कहा कि डिप्लोमेटिक फेलियर वर्सेस सेना का नुकसान, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इससे आगे भी बढ़ेंगे, उनके पास जानकारी है और भी कि कितने रफाल का नुकसान हुआ है या कितने जहाज का नुकसान हुआ है। और इन सब के बीच में मिलिंद जी, एक फ्रांस का डेलीगेशन आया था भारत और वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मिला है।
3 दिन पहले की बात है। बस उसके बारे में तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जो सरकार और विपक्ष के बीच चल रहा है, ये और आगे इसमें अग्रेशन आने वाला है। इसके ऊपर राहुल गांधी के पास कुछ और जानकारियां हैं जो जल्दी साझा करेंगे। नहीं, पर आदेश, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस ने जब 2016 में सबूत मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के, कि भाई हम भी करते रहे लेकिन हमने कभी कहा नहीं, आप सबूत दीजिए, या 2019 के बालाकोट के बाद भी कांग्रेस ने बहुत ढुलमुल सा रवैया था कि भाई मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इस बार वो चेंज हुआ, लेकिन अब राहुल गांधी वापस राजनीति कर रहे हैं। और मैं राजनीति शब्द इसलिए पूछ रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जयशंकर ने जो बात कहा, वो भारत सरकार ने अपने प्रेस रिलीज में भी, पीआईबी में ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि भाई हमने आपके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। अगले दिन जो ब्रीफिंग भी हुई सुबह, उसमें भी सेना की जो प्रवक्ता थी उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान को हमने बता दिया था कि हमने आपके सैनिक ठिकानों पर या जो सिविल ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया है, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। तो ये बात कोई जयशंकर ने पहली बार नहीं कही है, ये बात तो सरकार ने कहा कि हमने हमला करने के बाद कही है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं, आप जो चीज़ को डिप्लोमेटिक फेलियर कह रहे हैं, लेकिन जयशंकर के बयान को वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं बेसिकली। नहीं, देखिए मिलिंद जी, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी और उस वक्त कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में थी कि उन्होंने ऐसे सबूत क्यों मांग लिए, तब में और अब में बड़ा फर्क है। तब की राजनीति अलग थी, अब की राजनीति अलग है, और तब मोदी सरकार का जो नेशनलिज्म था वो चल रहा था। और अब एक बात देखिए कि बालाकोट स्ट्राइक जब हुई थी, उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को हुआ था चुनाव में, उसकी 303 सीटें आई थी। अब मैं इसके राजनीतिक पहलू पे बात कर रहा हूं। लेकिन इस बार जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया और अंदर अंदर कह रहे कि अंदर घुस के मारा उन लोगों को, और उनके जो सिस्टम था उसको डैमेज कर दिया, तो लेकिन अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद भारत सरकार को या बीजेपी को इसका राजनीतिक रूप से फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि उसमें अपने ही लोगों का ये कहना था कि क्यों थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो रही है। उसमें सब लोग थे, उसमें क्रॉस द पार्टी लाइन लोग थे, कि ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के इतिहास में कि किसी ने तीसरे बंदे ने ये बताया कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है। तो वहां से राजनीति शुरू हुई और कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि नहीं, अब ये सही समय है कि हमें भी इसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपने क्यों अभी तक इस बात को खारिज नहीं किया कि ट्रंप ने मीडिएशन नहीं कराई, जबकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक डिटेल ट्वीट किया, लिखा है कि सरकार के ये लोग शामिल थे। उसके ऊपर आधिकारिक रूप से टॉप लीडरशिप की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बात कही थी बस। हाँ, दूसरी बात, हाँ, जब मैं जायसवाल जी ने इस पे कुछ कहा था। दूसरी बात, डे वन से भारत सरकार एक ही बात कह रही थी। जब पहला दिन जब अटैक किया तो उसमें कहा कि हमारे विदेश सचिव ने एक बात बोली कि हमने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, इसके अलावा हमने मिलिट्री बेस को पाकिस्तान के नहीं टच किया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं माना, उन्होंने हमारी सेना पे अटैक किया। इसके प्रमाण हैं, सरकार ने खुद भी माना है कि हमारे कई ठिकानों पे उन्होंने मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की। तो इन सब के अंदर अब दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, सरकार की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। तो इसमें सब अपना अपना अवसर ढूंढ रहे हैं कि हमें, क्योंकि मिलिंद जी, जब बालाकोट हुआ था उसके बाद तुरंत बाद चुनाव था, लेकिन अभी क्या है, अभी कोई पैरामीटर नहीं है इसका, इसको आप कैसे नापेंगे। अब जो जय हिंद यात्रा निकल रही है, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हमने इतना अच्छा काम किया, लेकिन जो नुकसान हुआ है राजनीतिक रूप से बीजेपी को ट्रंप के इंटरवेंशन के बाद, मीडिएशन के बाद, उसको कवर अप करने की कोशिश हो रही है। और उसी के बीच में राहुल गांधी भी ये ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी ये ढूंढ रही है कि हम भी कहाँ इसके अंदर इस बहती गंगा में हाथ धोने। नहीं, तो ये बात आपकी सही है कि कांग्रेस भी अपना अवसर ढूंढ रही है इस आपदा में, लेकिन बात ये है आदेश की, जो जयशंकर पर उन्होंने सवाल उठाया है, उसमें उनके पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता है उनको कोई समर्थन नहीं मिला। जैसे कि चिदम्बरम का अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिया था, या सलमान खुर्शीद है, उन्होंने भी कन्नी काट ली। तो ये जो राहुल गांधी का जयशंकर पर अटैक है, जो विदेश मामलों के या जो सीनियर पॉलिटिशियन है, वही, मैं शशि थरूर पे बाद में आऊँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी वापस वैसे ही लग रहा है कि वो अकेले पड़ गए। जैसे पहले उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया लेकिन बाकी लोगों ने समर्थन नहीं किया। तो अब ये क्या भारत पाकिस्तान में भी वही स्थिति बन रही है कि राहुल गांधी उठा रहे हैं लेकिन वो अपनी पार्टी में ही अलग थलग पड़ रहे हैं? चिदम्बरम साहब का जो स्टेटमेंट था वो मैंने देखा था, उनकी बात बिल्कुल सही है कि उनका अपना एक अलग स्टैंड है, आपने सही कहा। सलमान खुर्शीद को ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो उनसे पार्टी ने पूछा कि आपने ऐसा कैसे बोला। मैंने इस बात का जिक्र किया कि जो बैठक में अंदर बात हुई, मैंने बाहर आके उस बात का जिक्र किया
तो सलमान खुर्शीद पार्टी मतलब कांग्रेस का ये कहना है कि सलमान खुर्शीद तो हमारे साथ हैं, चिदम्बरम साहब की जो राय है वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। राहुल गांधी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है मिलिंद जी, राहुल गांधी के साथ राफेल के समय भी हुआ था, राफेल का मुद्दा वो उठाते रहे, लेकिन किसी भी सीनियर नेता ने राफेल का मुद्दा नहीं उठाया। उसके बाद जब चुनाव हार गए 2019 का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, तो एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी ने मेरे भाई का साथ नहीं दिया, हम राफेल की बात कर रहे थे। और क्योंकि सारे सीनियर नेताओं के संबंध थे अनिल अंबानी के साथ में, और ज्यादातर सीनियर नेता मतलब जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ में। अब जब कास्ट सेंसस की बात चली, कास्ट सेंसस के ऊपर बहुत चर्चा हुई पार्टी के अंदर, एक बड़ा तबका ऐसा था कि जो इस बात के खिलाफ था। और अब जिस दिन सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा की, तो उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने के बाद जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने एक नेता को कहा, उस सामने खड़े हुए थे, कि आज तो आप बहुत उदास होंगे, क्योंकि वो भी कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे थे। तो ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जिसमें राहुल गांधी अकेले हैं। अक्सर वो मुझे लगता है कि वो अकेले ही चलते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उन्हें ज्यादा समर्थन पार्टी का मिल नहीं पाता है, क्योंकि जितने सीनियर नेता हैं जो खासतौर पर सोनिया गांधी के समय में डेवलप हुए हैं, या उनके समय में केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो सब जो है वो सब जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं होते हैं। क्या शशि थरूर बीजेपी में जाएंगे? मैं आपको ये इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा, तब से ही कांग्रेस हाईकमान या राहुल गांधी या गांधी परिवार को ये बात शायद नागवार गुजरी कि वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद का। और तब से हम जो सीरीज़ ऑफ चीज़ें अगर देखते हैं, अब जब कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई सबसे अच्छा चेहरा था, जो अच्छा वक्ता था, जो भारत का पक्ष रख सकता था, उसका नाम कांग्रेस पार्टी ने नहीं भेजा जब सरकार ने कथित रूप से, क्योंकि सरकार कह रही हमने नाम नहीं मांगे थे, कांग्रेस कह रही थी नाम मांगे थे, लेकिन उन 4 नामों में भी शशि थरूर को शामिल करने के योग्य नहीं समझा गया। तो 2 चीज़ें, एक तो शशि थरूर पार्टी से अलग लाइन पर थोड़े दिखते हैं, और दूसरा कांग्रेस भी कहीं ना कहीं धक्का लगा रही है उनको कि जी आप जाइए उस तरफ। ऐसा आपको लगता है क्या कि शशि थरूर को मतलब फाइनली पार्टी छोड़नी पड़ेगी या वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? नहीं, देखिए, शशि थरूर बहुत पॉपुलर नेता हैं, और अभी तक जो उनकी छवि थी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर के सामने आई थी। फरवरी में उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे स्टेट में जगह दीजिए, और मैं मतलब बेसिकली ये कहा उन्होंने कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा आप बना सकते हैं केरला के अंदर आने वाले चुनाव में। अब वहां क्या है ना मिलिंद जी, वहां नेता बहुत बड़े हैं केरला में। रमेश चन्नीथला है, वी डी सतीशन है, ओमन चांडी हैं, और अब दिल्ली में जो सबसे पावरफुल आदमी वो भी केरल से हैं, के सी वेणुगोपाल। तो मुझे लगता है कि उनसे भी कुछ ना कुछ समस्या उनको होगी। उन्होंने एक बात और कही कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं देते, तो जितना मुझे मौका मिलना चाहिए। तो शशि थरूर ने अभी तक अपनी इमेज डेवलप की थी, वो थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आपको याद होगा जब कुलभूषण जाधव का मैटर आया था, जो पाकिस्तान में हमारे भारतीय सेना के जवान हैं, वो वहां पे जब उनका मैटर इंटरनेशनल कोर्ट में गया, तो सुषमा स्वराज ने थरूर साहब को फोन किया कि मुझे आपकी आवश्यकता है, इसमें आप ड्राफ्ट कर दीजिए। तो सरकार ने मदद मांगी, थरूर साहब ने कर दी। अब जब इन्होंने नाम मांगे, उससे पहले ही इन्होंने ये तय कर दिया और ये बता दिया था कि शशि थरूर को हम लेके जा रहे हैं। और ये एक इत्तेफाक है कि कुछ दिन पहले आपने देखा था कि केरला में एक पोर्ट का शायद उद्घाटन हुआ, और वहां पे केरला के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी और थरूर साहब भी मंच पे थे। तो ये भी एक इत्तेफाक है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थरूर साहब इसको लेके, इस बात को नाराजगी नहीं थी कि उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा कांग्रेस प्रेसिडेंट का, नहीं, वो तो ठीक है उन्होंने लड़ा। उसके बाद तो फिर जब यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, और जब उसका समापन हुआ था कश्मीर में, तो वहां पे भी इस बात की चर्चा हुई कि उनको बुलाना है नहीं बुलाना है। तो खड़गे साहब ने कहा कि अरे भाई, हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारे खिलाफ लड़े हैं, तो क्या हो गया, बल्कि इससे तो लोकतंत्र और स्थापित हुआ पार्टी के भीतर की आपने चुनाव लड़ा। तो अगर एक तरफा होता तो शायद मुझे लगता है कि दिक्कत होती। इस बात को लेके गांधी परिवार खफा नहीं है उनसे कि उन्होंने चुनाव लड़ा। खफा इस बात से लेके है कि जो हाल के दिनों में उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं बीजेपी के साथ में, इसको लेके काफी चर्चा चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है मिलन जी कि वहां लेफ्ट की सरकार है जो अपना सेकेंड टर्म पे है, और अभी जिस तरीके से अडानी साहब को उन्होंने अकोमोडेट किया है, उससे ये चाहेंगे ऐसा कि, क्योंकि वहां सरकार बीजेपी की नहीं बन सकती, वहां लड़ाई सिर्फ कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट की है, ये चाहेंगे ऐसा कि थर्ड टर्म जो है वो लेफ्ट को मिल जाए। और थरूर साहब क्योंकि पॉपुलर है बहुत ज्यादा शहरों में युवाओं के अंदर, तो उसकी वो मदद लेंगे, उनकी मदद लेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुनाव के आसपास जाके करेंगे, अभी नहीं करेंगे।
नहीं नहीं, पर जहाँ तक मुझे याद है ये जो पोर्ट का काम है ये तो बहुत पहले से चल रहा था, कोई सिर्फ लेफ्ट की वजह से ही हुआ ऐसा नहीं है, उसमें सारी पार्टियाँ साथ थी आदेश। जी। मैं लेकिन एक बात आपसे कहूँगा आखिर में कि जैसे आपने कहा कि अगले साल केरल में चुनाव है, और केरल में अब तक ये रहा था 2021 तक कि बारी बारी से सबकी सरकार बनती थी, एक बार कांग्रेस एक बार लेफ्ट, ये मतलब अदला बदली होती थी। लेकिन 2021 में लेफ्ट पहली बार चुन कर आ गया। तो बात कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कमज़ोरी रही है कि इतने बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी भी वहाँ से चुन के आए हुए हैं, केरल को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, अब तो प्रियंका गांधी कर रही है, उसके बावजूद वो 2021 का चुनाव वो हार गए थे। तो कहीं ना कहीं तो उस कांग्रेस सिर्फ शशि थरूर पर दोष डाल के नहीं चल सकती है ना कि इनके वजह से हमको दिक्कत हो रही है। मतलब चुनाव आके खड़ा हुआ है और अब उनको जीतने की ज़रूरत है अगर वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। उसकी उसकी बड़ी वजह है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल जब जितने आज की डेट में मैं ये कहूंगा कि आपको कांग्रेस पार्टी चलाने वाले नेता ही केसी वेणुगोपाल हैं, वो सबसे पावरफुल व्यक्ति है, वो केरल से आते हैं। जी अब आपने कहा कि केरल की लॉबी इतनी हावी है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि उन्होंने ये तय किया था 2019 में कि राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ वायनाड भी लड़ेंगे, जी और वो सही साबित हुआ और वो अमेठी हार गए, वायनाड से वो जीत गए। अब जब इस बात का फैसला हुआ कि नहीं, इस सीट को खाली करना है, तो प्रियंका गांधी की एंट्री कराई गई। अब मतलब ये कितना महत्वपूर्ण है केरल में, उसकी बात कर रहा हूँ। 2021 में जब ये चुनाव हुआ था, तो चर्चा इस बात की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वेणुगोपाल जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो इनकी आपस की लड़ाई के कारण वहां जो आपने कहा कि 5-5 साल बांट लेते थे, मतलब नंबर आता था, तो वो नहीं आ पाया और सरकार रिपीट होगी केरल में लेफ्ट की। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये कांग्रेस पार्टी की जो बाकी राज्यों में भी है, हर राज्य में है लगभग, केरल में भी फाइट वैसी ही है। और उसकी जो मेन कड़ी है वो केसी वेणुगोपाल है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल नेता है, कांग्रेस पार्टी आज की डेट में वही चला रहे हैं। तो हो सकता है कि इसका असर इस बार के चुनाव पे भी दिखाई दे और उसमें थोड़ी बहुत आहुति शशि थरूर भी डाल दे। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि थरूर साहब के कारण ही कांग्रेस पार्टी हारेगी, नहीं, एक कोशिश होती है कि भाई एक एक बूंद डालते तो मटका बढ़ता है। तो ये एक राजनीतिक कोशिश हो रही है बीजेपी की कि अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो हम किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को डैमेज करें। और क्योंकि साउथ के राज्यों में कांग्रेस ज्यादा पावरफुल है आज की डेट में इंस्टेड ऑफ नॉर्थ, तो अगर मैं वैसे कंपैरिजन करूं, आप देखेंगे कि लोकसभा सीटों के हिसाब से भी और वैसे भी तो साउथ पे ज्यादा फोकस है फिलहाल कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि जिस हिसाब की राजनीति आज पिछले 10-11 साल से चल रही है देश के अंदर, उसमें नॉर्थ में बीजेपी का पूरा कब्जा है। तो उस लिहाज से बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी को साउथ में डैमेज करने की कोशिश करे, और उसमें वेणुगोपाल का झगड़ा तो है ही है, हो सकता है कि उसमें थरूर साहब भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे हाँ जी। आदेश रावल, इन्होंने कांग्रेस की जो राजनीति है वो समझाई हमें कि कैसे राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं इसमें वो और खुलासा करेंगे, जो उन्होंने जयशंकर पर सवाल उठाए हैं वो आने वाले दिनों में और हमला तीखा करेंगे। एक बात और है कि आदेश का ये कहना है कि पहले भी पार्टी के भीतर राहुल गांधी को समर्थन नहीं मिला है जब जब उन्होंने कास्ट सेंसस या राफेल जैसे मुद्दे उठाए हैं, और इस बार भी राहुल गांधी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस को राजनीति करने का मौका मिला है उसका क्रम आगे भी जारी रहेगा। और दूसरा जो प्रश्न था कि शशि थरूर का क्या होगा, तो ये हो सकता है कि केरल विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल होना है उसके आसपास हमें कुछ एक्शन देखने मिल सकता है। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।